प्रोफेसर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, आपका स्वागत है इस ग्रामीण भारत संवाद में। आपका स्वागत है। और एक ये मुहिम चलाई है जी, ये हमने आपका ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख सकें इस के माध्यम से। तो बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ जी। मैं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट पड़ता है जी, थाना बोन विधानसभा क्षेत्र में जी। और मैंने स्नातक किया है जी फार्मेसी से और कानपुर विश्वविद्यालय से जी। तो उसी के साथ मैं अब आपके बारे में थोड़ा बता देता हूं जी। आप हैं प्रोफेसर सुधीर पवार, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सदस्य योजना आयोग में रह चुके हैं अखिलेश सरकार में, और 2017 के विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी भी रहे थे समाजवादी पार्टी से थाना बोन से। और अभी आप प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और अक्सर हम आपको टीवी न्यूज की डिबेट में देखते हैं। आज आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। तो पवार साहब, आज की जो चर्चा है उसका जो मेन मुख्य मुद्दा है वो है कोविड-19 पर विपक्ष की भूमिका और गन्ना किसानों की वर्तमान स्थिति व विपक्ष की भूमिका। तो जैसे कि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो मेरा आपसे पहला सीधा सटीक सवाल है, कोविड-19 जो महामारी है उस पर जिला स्तर यानी कि जैसे कि आप रिप्रेजेंट करते हैं जिला शामली को, और प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के क्या सुझाव हैं? देखिए, जो कोविड वाला जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो एक वैश्विक महामारी है। इसमें हमारे समझ से सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये तय किया था कि हम लोग इसे राजनीतिक मतभेद भुला कर लड़ेंगे, क्योंकि ये जनसाधारण का से जुड़ा हुआ मामला है और जान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन फिर भी एक बता दूं कि जो 5 दिसंबर की यदि आप संसद की प्रोसीडिंग देखें तो अखिलेश जी ने उसमें सरकार से मांग की थी कि हम शायद बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रहे हैं, अभी हमें मुद्दा और गंभीरता से लेना चाहिए। और उस समय सरकार का जो भी रहा हो, लेकिन वो उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना अखिलेश जी ने कहा था। उसके बाद फिर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो पार्टी की तरफ से जितने कार्यकर्ता थे, जितने ऑफिस बीरर थे, सबके पास एक मैसेज गया कि उन्हें जनता का ये ध्यान रखना कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सब लोग अपने फोन पे उपलब्ध रहेंगे, जिससे यदि किसी को खाने की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, डॉक्टर की दिक्कत है, तो वो जनता के साथ उन समस्याओं को मिलकर समाधान करेंगे। तो अब जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी शायद अपने अपने क्षेत्र में संपर्क में है। मुझे क्योंकि लखनऊ रुकना पड़ा, उस समय अनाउंस हो गया था, जब मैं लखनऊ में था तो मैं यहाँ के लोगों से फोन पे संपर्क में हूँ, और लखनऊ में जो हमारे लोग हैं उनसे मैं अपने एक वास्तविक संपर्क जिसे कहते हैं उससे। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। जैसे आप ये अभी बहुत ही ज्यादा ये मुद्दा गरमाया हुआ है तबलीगी जमात को लेकर के, तो इस पे समाजवादी पार्टी की मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि उनका क्या मत है कि जैसे ये तबलीगी जमात को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ है, जैसे निजामुद्दीन से जो तबलीगी जमात निकली थी और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और कहीं ना कहीं शामली जिला जो है वो काफी अफेक्टेड है, और जिसमें मुजफ्फरनगर भी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तबलीगी जमात को लेकर के? देखिए, जब और आज मैं न्यूज में भी देख रहा था तो 86 मामले सहारनपुर में हैं और तबलीगी जमात से, और अभी उनको क्या नाम 14 दिन की जो उनको क्वारंटाइन करने के बाद अभी उनको अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। तो इसको लेकर के आपकी जो प्रतिक्रिया है वो मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आप पक्ष रखते हैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश और देश स्तर पे। नहीं, वो 13 तारीख और 15 तारीख के बीच में दिल्ली में तबलीगी जमात का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ऐसी जगह से लोग आए थे जहाँ पे पहले से ही कोरोना का संक्रमण था। भारत सरकार का ये मानना था कि एयरपोर्ट पे वो लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो जब चेकिंग होकर लोग आते थे तो दूसरे लोगों को ये विश्वास होता था कि ये लोग कोरोना से संक्रमित नहीं है। वो जो कार्यक्रम था तबलीगी जमात का पहले भी होते रहे, उसमें यहाँ के लोग गए हुए थे
और मैं आपकी और बाकी लोगों की जानकारी, क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आपको शायद मालूम होगा कि इस जो वायरस है इसके साथ सबसे खराब स्थिति ये है कि 12-15 दिन तक इसका ये मालूम नहीं चलता किसी को कि ये मुझे है या होने की संभावना है। जब हो जाता है तब मालूम चलता है। तो जो यहाँ से लोग तबलीगी जमात में गए, उन लोगों को भी शायद ये एहसास नहीं रहा होगा कि वो लोग ऐसे लोगों से मिल रहे जिन्हें कोरोना का संक्रमण है पहले से। तो वो लोग वापिस आए, तब तक सरकार जाग चुकी थी, सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन इतना जरूर है कि उन लोगों को जब सरकार ने एडवर्टाइज किया कि जो लोग वहां पे गए थे उन लोगों को सामने आके जांच करानी चाहिए, तो जिन लोगों को वहां जाने का या मिलने का वो था उन लोगों को जांच करानी चाहिए थी। वो एक गलत है यदि कोई जांच नहीं कराता। तो और सरकार बीमारी का संक्रमण रोकने की वजह से ही अपील कर रही थी, या वो मतलब उसकी प्रयास जो था वो जनता के भले के लिए था। यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि मुझे हो गया, क्योंकि छूत की बीमारी है, तो यहाँ समस्या ये है कि मेरे घर वालों को भी होगा, जो भी मेरे संपर्क में आएगा। और किसी भी आदमी के संपर्क में उसके सबसे जो नजदीकी लोग हैं वही आते हैं, जो उनके प्रिय होते हैं। तो यदि हम ये समझते हैं कि ये बीमारी को हमें रोकना, तो सबसे पहले हमें अपने को ही नियंत्रित करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आ रही, क्योंकि जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया तब बहुत लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। हर एक आदमी ये समझता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जांच से ही पता चलता है कि उसमें कोरोना है या नहीं है। तो जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद में जिसने सूचना नहीं दी, वो उसकी गलत स्थिति थी। जी अच्छा, जैसे कि अपने जो जिला है जनपद शामली है, तो इसके अंतर्गत कैराना आता है, जहां की इसका मतलब जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद साद, वो कहीं ना कहीं उसके तार कैराना कांदला से जुड़े हुए हैं। सॉरी, तो वो अभी क्या नाम सरकार के सामने पेश नहीं हो रहा, मतलब पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा। तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उनको क्या करना चाहिए आखिर? मतलब सरकार की बात माननी चाहिए, या जिस तरीके से उनका बयान आया पहले कि अगर मस्जिद में मरेगा कोई तो उसको, मतलब अगर हिंदू भाषा में बोला जाए कि उसको सुख की अनुभूति, उसको स्वर्ग मिलेगा, इस टाइप की बातें आई थी। तो मोहम्मद साद को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी बीमारी है, बीमारी को लेकर सब समाज के अपने अपने एक मानसिकता है। हम उससे पहले हम ये भी देख रहे थे कि ये कह रहे, जब इतना भयानक रूप नहीं था बीमारी का, तब तमाम तरीके के इलाज बताए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि होम्योपैथी में दवाई है, कोई कहता था कि गौमूत्र से दवाई हो जाएगी। तो सबके अपने अपने एक मानसिक है, लेकिन किसी को मान्यता नहीं दी जा सकती, ना किसी को मान्यता मिलनी चाहिए। बीमारी का इलाज होता है, बाकी सबकी आस्था है अपनी अपनी, क्यों किस आस्था से अपनी बीमारी को नियंत्रित करता है। और यदि ये छूत की बीमारी ना होती तो शायद कोई किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं था। यदि अपनी बीमारी कोई किस तरीके से ठीक करता है, झाड़ फूंक के ठीक करता है, होम्योपैथी के डॉक्टर से ठीक करता है, या बीएमएस डॉक्टर के पास जाता है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन क्योंकि छूत की बीमारी है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक इसका एक ही इलाज है कि आप उसे अपने घर में नियंत्रित रखें। जहाँ तक आप बात पूछ रहे कांडला के मौलाना साद की, वो मामला अब दिल्ली पुलिस के और मौलाना साद के बीच में है, तो वो दोनों जाने उसके बारे में हम लोगों का कोई प्रतिक्रिया देना वो हमारे क्षेत्र से या हमारे अधिकार से बाहर की बात है। जी प्रोफेसर साहब, अच्छा, मैं आपके काफी लेख देखता रहता हूँ ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखता हूँ, आपके लेख छपे रहते हैं। उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के फैलाव को रोकने में विपक्ष की क्या भूमिका है? क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक चर्चा में थे पंकज राणा जी, जो उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई, भाजपा के उपाध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई कि सरकार उसमें ये कर रही है, ये कर रही है। तो मैं विपक्ष की भूमिका जानना चाहता हूं और उनके सुझाव जानना चाहता हूं कि जो सरकार को दे सके वो। नहीं, देखिए, फिर मैं कह दूं, इसमें ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना पक्ष का मुद्दा है ना विपक्ष का मुद्दा है। अच्छी बात यह है, मैंने जब शुरुआत हुई इसकी शायद 23 तारीख में अपने लेख में लिखा था कि यदि हम लोग इससे गांव को बचा ले जाएं तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है इस लॉकडाउन के पीरियड की, कि हम लोग
गांव को इससे बचा के रख पाए अभी तक। और क्यों बचा के रख पाए उसका भी कारण बता दूं आपको। अभी तक गांव में जो ग्रामीण सामाजिकता है उसमें हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे को ना पहचानता हो। तो यदि किसी के यहाँ कोई भी किसी को बुखार खांसी कुछ भी हुआ या किसी के यहाँ से कोई बाहर से आया तो उन लोगों ने जाके जिला प्रशासन को सूचना दी। और मैं तो ये देखता हूँ जितनी शहर में जागरूकता नहीं है उतनी जागरूकता गांव में। और दूसरी हम लोगों के साथ अच्छी बात ये है जो गांव के में रहने वाले लोग हैं कि वो 1 मीटर की दूरी जो है वो निभा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे सूचनाएं मिल रही शामली की या दूसरी जगह की, जब बाजार खुलता है तो उस समय भीड़ होती है। तो मेरा आप भी अपील है जो गांव के रहने वाले लोग हैं, अच्छी बात है कि अब तक नहीं पहुंचा वहां पे, लेकिन फिर भी ना पहुंचो आगे के लिए भी हमें कुछ सावधानी लेनी पड़ेगी। गांव में सिर्फ एक आदमी रोजाना बाजार जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3-4 दिन की लिस्ट बना के जा सकते हैं। मोहल्ले में से हम एक आदमी को भेज सकते हैं लिस्ट बना के, क्योंकि इसमें जो कुछ भी होगा वो संपर्क में आने से होगा। तो रोजाना सब्जी लेने की जरूरत नहीं है, 4-5 दिन की सब्जी एक साथ ली जा सकती है। फल 2-3 दिन के इकट्ठे लिए जा सकते हैं, ऐसे फल लिए जा सकते हैं जिनकी जो सेल्फ लाइफ हो। तो गांव जो बचे हुए वो पक्ष विपक्ष से नहीं बचे हुए, गांव बचे हुए जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना है, हर एक आदमी के बारे में जानता है। प्रशासन जरूर, प्रशासन ने काफी एक्टिव रोल किया और शामली प्रशासन को तो मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहूंगा। वहाँ का जो काफी एक्टिव टीम है, यंग लोगों की जो डीएम और एसपी हैं वो काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे संभाल रहे चीजों को। और शुरू में कुछ खास समस्या आई थी खाने पीने की, कुछ लोगों ने राशन की बात की, लेकिन शायद अब वो समस्या भी प्रशासन ने ठीक तरीके से कर लिया। तो हम लोग, मेरा फिर ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। इसमें तो जो कुछ भी है तो प्रशासन है या जो निवासी है, नागरिक है, बीमारी के संबंध में हम सब लोग चाहते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई संक्रमित ना हो। जो लोग बीमार हो गए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो लोग ठीक हो, मतलब किसी का कोई जनहानि ना हो इसमें। जी अच्छा प्रोफेसर साहब, ये कोविड-19 पर विपक्ष की भूमिका के कुछ सवाल थे मेरे, और अब मैं बात करता हूं गन्ना किसान की। तो मैं गन्ना किसान की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे कि अभी शुगर मिल चल रहे हैं और ये स्थिति भयावह है, आप भी देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी जिस तरीके से चल रही है, तो गन्ना किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जैसे आजकल शुगर मिल भी अभी बंद नहीं किए प्रदेश सरकार ने, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, खेती को लॉकडाउन से अलग रखा गया। हमने सरकार से मांग की थी, चिट्ठी भी लिखी थी हमने, कि जैसे बाकी लोग हैं जो कोरोना से मतलब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, किसान भी उसमें से एक है। वो अपने सारे काम कर रहा, उसे थ्रेसिंग भी करनी, उसे गन्ना भी काटना, उसे अपने दूसरे काम भी करने, उसे डेयरी भी चलानी। तो उसके लिए भी जैसे बाकी लोगों को कोरोना योद्धा मान के 50 लाख रुपए का बीमा किया गया, ऐसे ही उसका जीवन सुरक्षित किया जाए, उसे 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। सरकार से हम लोगों ने मांग किया था। दूसरा, जहाँ तक फसल के दाम की बात है, सबसे खराब स्थिति दुर्भाग्य कहिए इसे कि रबी जो सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है, रबी फसल की, मेरा अगला सवाल वही था। जी रबी की फसल को लेकर ही था कि रबी की फसल पर, जैसे कि गेहूं की कटाई, अभी फसल अभी तक तैयार हो चुकी है, तो रबी की फसल की जो कटाई है उस पर कोविड-19 के प्रभाव और क्रय विक्रय पर क्या सुझाव हैं आपके? जो सत्ता पक्ष है, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी बीजेपी की प्रदेश में, तो उनको क्या सुझाव है? जैसे अभी मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हरियाणा पंजाब ने इसकी खरीद शुरुआत कर दी है, लेकिन अपने जिले में तो शायद अभी खरीद की शुरुआत नहीं हुई है। जनपद शामली और मुजफ्फरनगर सहारनपुर की बात करूं तो नहीं, शामली में कुछ शायद 1-2 सेंटर इन लोगों ने खोला था प्रशासन ने, थोड़ा जी आप देख ही रहे होंगे यदि वहां पे हैं। तो इस बार जो पूरा हमारा जिसे पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, वेस्टर्न और ये वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न, वहाँ पे बारिश अब की बार बहुत हुई। मतलब जो बेमौसमी बारिश है, तो उससे गेहूं की फसल पहले से ही प्रभावित है। सरकार ने ये वायदा किया, ये याद दिलाया कि हम लोग गेहूं का खरीद करेंगे। हमारा तो ये मांग है कि जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, उन लोगों ने जब घोषणा की थी तभी ये कहा था कि वो एक स्लिप देंगे, जैसे गन्ने की स्लिप होती है, आप उतना ही लाएंगे।
दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जो खरीद केंद्र है वहां पे भीड़ ना हो, भीड़ होने से जी संभावना है कि संक्रमण फैलेगा। और दूसरा ये है कि किसान जितना भी गेहूं अपना लेना चाहे सरकारी मूल्य पे, उसका उतना गेहूं खरीदा जाए। तो एक व्यवस्था बन सकती है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन जैसे आजकल हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में गांव वाइज, बल्कि ये है कि सेंटर ना बना के सारे स्कूल खाली पड़े हुए, गर्मी की छुट्टी होनी स्कूलों में, तो क्यों ना गांव में जी खरीद केंद्र बना दिए जाए, जिससे किसान के पास शहर आने की जो बाध्यता है वो भी खत्म हो जाए, और जो स्टोर है वो गांव में स्कूल में कुछ दिन एक चौकीदार रख के किया जा सकता है। तो हमारा ये है कि गांव में खरीद केंद्र बनने चाहिए और उनका जो भंडारण है वो गांव के स्कूल में कुछ दिन तक तो किया जा सकता है। ये आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि जो अभी गांव के जो स्कूल हैं वो अभी उनमें छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो प्रभावित है कहीं ना कहीं, तो उसको भंडारण के रूप में लिया जा सकता है जो गांव के स्कूल हैं। ये बहुत ही अच्छी आपने एक पहल सुझाव दिया जो अभी जो हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा, एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है आज की डेट में, आप भी देखते हैं जो शुगर मिल हैं, चीनी मिलों द्वारा बकाया भुगतान जो है और गन्ना पर्ची विलंब और घटतौली पर प्रदेश सरकार के आपके क्या सुझाव हैं विपक्ष के? देखिए, हमें तो अब ये लगने लगा है जी हमें तो अब ये लगने लगा कि मिल को भुगतान ना करके ही सारे फायदे होते हैं। यदि मिल भुगतान ना करे तो उसे पैकेज मिलता है, उसे ब्याज का लाभ होता है। लेकिन हम ये देख रहे कि जो शामली की 3 चीनी मिलें हैं वो शायद प्रदेश में सबसे छिड़ी है किसान का भुगतान करने में। लॉकडाउन है, हम तो राजनीतिक पार्टी है तो हमारा चलो मैं अभी कुछ किसानों से भी प्रोफेसर साहब कुछ किसानों से भी संवाद कर रहा था अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में, तो वो ये कह रहे थे कि हमें चलो भुगतान लेट सबेर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर्ची की समस्या बहुत ज्यादा है और एक तरीके से मतलब कि पर्ची आती नहीं है। तो इसको लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो प्रदेश सरकार है उनको? नहीं, दिक्कत ये है कि जो शामली मिल है उसका जो कैपेसिटी है वो कम है। उसका जो गन्ना लोड किया गया वो थाना भवन को कर दिया गया। थाना भवन बड़ी मिल है तो वो तो अपना गन्ना ले लगा। इस समय गर्मी होने के बाद में सिर्फ किसान की कोशिश ये होती है कि हम अपना गन्ना समय रहते हुए मिल पे डाल दें। उसके कारण भी है क्योंकि मजदूर तो वही है, वही गेहूं काटने की बात करता है, वही। लेकिन प्रोफेसर साहब मिल में तब डाल देना, मिल में तब डाल देना नहीं, पर्ची की व्यवस्था। पर्ची का तो हर मिल का एक, ये शुरू से यदि ये लोग रख के चलते तो शायद हम लोग इस स्थिति में ना पहुंचते। अब तो गन्ना और उसी बीच जो गन्ना माफिया है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। अभी मैं देखता हूं अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में और देहात में भी थाना भवन में देखता हूं कि जो गन्ना माफिया, मैं शब्द यूज करूंगा उनके लिए, वो क्या करते हैं कि जैसे 325 का रेट है, किसान से डायरेक्ट खरीदते हैं 180-200 रुपए प्रति क्विंटल। अब उस किसान को क्या बचेगा? तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की खामी मुझे लगती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सख्ती से भूमिका। एक चीज बता दूं मैं आपको जी, जब ये हमारा कोविड वाला मामला चल रहा था तो सारी चीजों को विलंबित किया गया। मतलब कोई चीज जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, जो पढ़ाई की प्रक्रिया थी, जो एग्जाम होने थे, सब चीजें विलंबित होगी। लेकिन जो किसान की जो गन्ना सोसाइटी थी जहाँ किसानों का प्रतिनिधित्व होता था गन्ने के मामले में, वो गन्ना सोसाइटी भंग करके वहाँ पे डीसीओ के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। तो ये तो शायद समझ से परे है कि जहाँ जिस समय पे किसानों के प्रतिनिधि होना चाहिए था वहाँ पे आज पूरी ब्यूरोक्रेसी आ गई है। तो एक तो ये किया कि किसानों का जो आवाज थी इस सरकार ने वो किसानों की आवाज खत्म कर दिया। दूसरा, पता नहीं कितनी बार, शायद 10-11 बार तो गिना लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम गन्ने का भुगतान करा देंगे। अब तो खैर जो गन्ना मंत्री है वो तो बात ही नहीं करते भुगतान की, वो तो बताते हैं लोग कि नाराज होते हैं देखो भुगतान की बात करें। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोफेसर साहब, किसान फिर भी परेशान नहीं है अगर उसका गन्ना टाइम से चला जाए, क्योंकि उसको आपने कर दिया ना, उसका गन्ना ही खेत से नहीं जा रहा, ये बड़ी समस्या है जी। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो अपने चीजों का पैसा ना चाहता हो।
ये तो हमने उसकी सामने स्थिति कर दी। पहले हमने कर दिया कि हम आपकी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो पर्ची नहीं देंगे, पर्ची देंगे तो घटतौली करेंगे। फिर आप भाई इतना ही तो संबंध है कि आप उसका गन्ना सरकार ने रेट तय किया हुआ, आपने सप्लाई की पर्ची दी हुई, आप उसकी सप्लाई लेकर उसे पैसा दे दीजिए। इतना ही तो संबंध है, बस इतना ही तो काम करना आपको। थाना बॉन्ड शुगर मिल में मैं कुछ लोगों के बॉन्ड तो ऐसे देख रहा था जी, जिनकी यहाँ पर जमीन नहीं है लेकिन उनके बॉन्ड चल रहे हैं, वो एक तरीके से धांधली करके गन्ना खरीद रहे हैं किसानों से कम मूल्यों पर और अपनी पर्ची में डलवा रहे हैं। तो गन्ना माफिया को लेकर के आपका क्या सुझाव है? जैसे कि आप योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, उसके ऊपर आप क्या मतलब प्रतिक्रिया है आप इस पे? नहीं, गन्ना माफिया बिना सरकारी संरक्षण के गन्ना माफिया नहीं हो सकता, ये तय बात है। जब आपको मालूम है गन्ना माफिया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ के अधिकारी को, वहाँ के डीसीओ को ये मालूम ना हो कि ये गन्ना माफिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लाए, मैं मतलब जो सक्षम अधिकारी है, इसके केंद्र कमिश्नर है और दूसरे लोग हैं, उनसे बात करके इसे कोशिश करेंगे कि ये गन्ना माफिया की समस्या खत्म हो। लेकिन है बड़ा आश्चर्य कि जहाँ के मंत्री हो वहाँ भी गन्ना माफिया भी सक्रिय है, तब तो फिर बहुत खराब स्थिति है। जी जी जी, तो इसी को लेकर के मेरे कुछ सवाल थे और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसे कि आप योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं अखिलेश सरकार में, तो किसान हितैषी योजनाओं को लेकर के आपका क्या सुझाव है जो अभी आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में इस चीज की अखिलेश सरकार में कमी रह गई थी? हालांकि उन्होंने काफी अच्छे काम किए, कार्य किए वहां पे। और जैसे कि आप योजना आयोग के सदस्य थे तो लखनऊ मेट्रो और यमुना एक्सप्रेसवे वो कुछ पूर्वांचल को दिया गया, लेकिन पश्चिमांचल को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या क्या सुख सुविधाएं और क्या किसान हितैषी योजनाएं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक शामली जिले की बात है, शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा जिला बन सकता है, क्योंकि एक तो दिल्ली से दूरी इसकी 90 किलोमीटर है, 3 सड़क यहाँ पे जो नेशनल एनसीआर में भी जोड़ दिया गया है अब तो। हाँ, एनसीआर में आने का तो कोई बहुत फायदा नहीं होता। अब एनसीआर में आने का तो नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। यदि आपको मतलब सरकार वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल तक मान्य रहेगा, 15 साल की बजाय। कई बंदिशें आती हैं उसमें, जैसे ट्रैक्टर का है, भट्टे हैं, मतलब जो यहाँ के उद्योग थे वो कई चीजें हैं। मतलब वो कोई एनसीआर में आके यदि सुविधाएं मिले तब तो उसका फायदा है, और यदि खाली शर्तें ही मिले तब नुकसान होता है। तो एनसीआर में खैर है वो, अब तो मतलब शामली उसमें आ ही गया। तो सबसे बड़ा जो अभी जो कोविड के बाद में आने के बाद में एक चीज तो मानी गई कि जो शहर की अर्थव्यवस्था थी उससे वो टिकाऊ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें गांव को आगे लाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि 3100 लोगों के ऊपर हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था है। ग्रामीण जो 3100 लोग हैं उनके लिए बस एक बेड है। जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। जो स्कूल्स हैं, स्कूल पढ़ने के लिए क्यों शहर में जाए आदमी, जब गांव में है तो गांव में स्कूल हो। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उन्होंने कहा था कि गांव का एक 6-7 गांव का समूह बना के हम लोग वहाँ शहर की सुविधाएं दे सकते हैं। अखिलेश जी ने हमने योजना आयोग में उस समय रखी थी ये बात। उन्होंने एक आई स्पर्श के नाम से योजना चलाई थी, जिसमें प्रदेश के 60 गांवों को सिलेक्टेड करके हर गांव को 5-5 करोड़ रुपया देना था, जिसमें खेल के मैदान और दूसरी सुविधाएं जो शहर के लायक सुविधाएं थी वो होनी थी। लेकिन जब ये सरकार प्रोफेसर साहब आप बुरा न मत मानिएगा, लेकिन इस बात को लेकर के वो योजना आई तो थी, लेकिन पश्चिमांचल पे वो धरातल पे नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। नहीं वो चली नहीं। जब तक सरकार उनकी थी तब वो एक आया था, यहाँ से मेरा ही गांव था बैसवाल को उन्होंने आई स्पर्श योजना में सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से प्रपोजल गए, लेकिन 300 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन जब ये सरकार आई भाजपा की तो इनकी प्राथमिकता दूसरी थी, उन्होंने प्लान ही कैंसिल कर दिया था, ये मालूम है। उस समय जैसे था ये हमारी डेयरी की योजना थी, जब तक
छोटे किसान मजदूर डेयरी पे निर्भर हैं, एटीएम कहने लगे अब तो गांव में। तो ऐसे यदि हम गांव के जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो उनके हित की योजनाएं नहीं चलाएंगे तो हम लोग सारे शहर पर निर्भर होंगे। और जो शहर पर निर्भर होने के बाद जो स्थिति होती है वो आज की तारीख में है कि हर एक आदमी अब गांव की तरफ भाग रहा कि किस तरीके से जान बचे और 2 रोटी खाने के लिए मिल जाए। तो गांव में जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक तो दिक्कत है जी। अच्छा, राशन की व्यवस्था जो अभी प्रदेश सरकार ने की है कि 5 किलो प्रति व्यक्ति मुहैया करा रही है प्रदेश सरकार महीने में, और इस पर आपका क्या सुझाव है? इसकी कालाबाजारी रोकने पर कोई सुझाव हो आपका? जैसे आजकल ये है कि जैसे डिपो में राशन आ जाता है तो डिपो धारक राशन को दे नहीं रहे हैं, कुछ बहाना बना देते हैं कभी कभी उसमें। जैसे मध्य प्रदेश की मैं खबर आपको बता दूं कि 10 किलो आवंटित किए थे तो 8 किलो का पैकेट निकल रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन उसको लेकर के आपका क्या सुझाव है? राशन की व्यवस्था जो 5 किलो जी, इसके लिए एक तो कड़ाई चाहिए प्रशासन की तरफ से और दूसरा हम लोगों का चरित्र चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम लोग सबसे आगे बढ़कर ताली पीटने में, थाली बजाने में, झंडा लहराने में सब लोग आगे रहते हैं। लेकिन जब ये आता है कि नहीं देश के लिए अच्छा काम करना, तो उसमें सब लोग दूसरे को डाल देते हैं कि ये दूसरा करेगा। तो ये तो एक चरित्र की बात है। और दूसरा, यदि कोई आदमी गलत है, इसमें भी पैसा कमाना चाह रहे तो उसके लिए तो फिर प्रशासन की जो शक्ति है वो चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अभी तक कम से कम जिस जिले में आप हैं वहां से कोई अभी राशन के बारे में दिक्कत नहीं आई। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 5 किलो से एक परिवार का ज्यादा दिया जा सकता है। हमारे पास जितना बफर स्टॉक होना चाहिए राशन के लिए उससे 3 गुना है। अभी आज मैं सुबह देख रहा था अखबार में, चावल से वो लोग इथेनॉल बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो उसके लिए है, जबकि देश में अभी भी भूखे लोग हैं। यदि आप कहीं फ्री में खाना खिलाने लगते हैं, दिल्ली में देखा हमने कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो हमारे पास एफसीआई के गोदाम में गेहूं भरा पड़ा चावल है जिसे हम और ज्यादा दे सकते हैं और 6 महीने तक दे सकते हैं। अच्छा किया, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उसने बिना राशन कार्ड के भी सब लोगों को राशन देने के लिए सरकार के अधिकारी को निर्देशित किया। इस कदम से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था या प्रक्रिया में नहीं थी, उनका मतलब किसी वजह से कैंसिल हो गया था, तो अब सब लोगों को कम से कम खाने के लिए एक मिनिमम मिलेगा। लेकिन ये क्वांटिटी, ये जो चीजें हैं ये बढ़नी चाहिए। और हमारा ये भी मानना है कि दाल के साथ साथ जैसे पहले चीनी मिलती थी, यदि हम 700 ग्राम 800 ग्राम चीनी और उपलब्ध कराने लगे तो गांव में जो एक कंप्लीट डाइट जिसे कहते हैं संतुलित आहार, वो मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो चीनी की जो भुगतान की समस्या है इस पे भी शायद प्रभाव पड़ेगा जी। तो प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी बेबाकी से अपने मेरे सवालों के जवाब दिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो जी धन्यवाद। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।